नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए पे चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कानून बस नज़रियों का खेल है, और मुझे यहाँ पर एक लाइन अच्छी है कही गई है जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा, जो मुझे याद आ रहा है कि कानून एक मानवीय संस्था है जो मानव एजेंटों के द्वारा मानव की सेवा के लिए, मानव के हित के लिए बनाया गया है। और यही वजह है कि हर एक जजमेंट काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, और यानी व्यक्ति परक होता है, पर्सन स्पेसिफिक होता है। जब भी पर्टिकुलरली जो जज उसको फैसला दे रहा होता है, या जो एडवोकेट उस समय आर्ग्यू कर रहा होता है, और इसी वजह से एक ही फैक्ट पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है उस फैक्ट का, और अलग अलग जजमेंट आते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवोकेट, जो जज को अपने नज़रिए को चेंज करने में या उसको बनाने या बदलने में कारगर साबित होता है। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ। इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने विल पर, वसीयत पर 10 वीडियोस ऑलमोस्ट बनाए हैं, और जिसको आप लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया है। और सभी वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे मिले व्यूवर्स के द्वारा, जिनका मैंने जवाब दिया है। लेकिन खासकर दो क्वेश्चन का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा जो व्यूवर्स ने सब रिपीटेडली पूछा है। पहला, कि विल के प्रोबेट के लिए कब जाना चाहिए, या कितने देर हो जाने के बाद प्रोबेट के लिए देर कहा जाएगा और डिले पे दिक्कत आएगी। दूसरा, कि कितना इम्पॉर्टेंट है जो डॉक्टर का एविडेंस इस बात को लेकर कि जो वसीयत करता है उसकी मानसिक स्थिति साउंड और डिस्पोजिंग माइंड में थी, जिस जब वो विल को एग्जीक्यूट कर रहा था, और उसका इंटेंशन को विल बनाने का क्लियर था। अभी रिसेंटली मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पढ़े जिसमें इन दोनों पहलुओं पे बहुत डिटेल में चर्चा की गई है और फाइंडिंग दिया गया है। इसमें मैं आपको फैक्ट बता दूं कि इस केस का, कि श्रीनिवास पिल्लई की डेथ जस्ट 15 दिन के बाद हो जाती है जब वो विल बनाते हैं, और उनकी वाइफ की डेथ उससे पहले हुई होती है। उसको, उनका एक बेटा और दो बेटियां होती हैं, होती हैं। और कुछ साल के बाद उनके बेटे की भी डेथ हो जाती है, और उस बेटे के डेथ के बाद उसकी वाइफ और उसकी दो बेटियां होती हैं। श्रीनिवास अपने विल में अपनी प्रॉपर्टी, जिस घर में वो रह रहे थे अपने बेटे और उसके परिवार के साथ, वो अपने बेटे को दे देते हैं और बेटियों को नहीं देते हैं। श्रीनिवास की डेथ के बाद कई सालों के बाद उनकी बेटियां एक पार्टीशन सूट फाइल करती हैं उसी हाउस प्रॉपर्टी को लेकर, जो जिस प्रॉपर्टी में उनके बहू और उनकी लड़कियां रह रही होती हैं। और तो इस पार्टीशन सूट के बाद दामोदरन की जो वीडो होती है, सारा दाम्बल एक पिटीशन फाइल करती है हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाती है। जो श्रीनिवास की बेटियां होती हैं, वो इस पिटीशन को कंटेस्ट करती हैं। उसमें सबसे पहला उनका ग्राउंड ये होता है कि जो ये विल है, जो ये वसीयत है, फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड है। दूसरा, दूसरा ये ग्राउंड होता है कि जो दामोदरन दामोदरन की वाइफ है, ये उसने मिलकर अटेस्टिंग विटनेस के साथ मिलकर ये फोर्स किया है, चूँकि जो सारा श्रीनिवास थे, जिन जो टेस्टेटर हैं या वसीयत करते हैं, वो पैरालिसिस के पेशेंट थे और वो अपना मूव भी नहीं कर सकते थे। उनकी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि वो विल को लिखवाने की बात करें। और एक सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जो श्रीनिवासन के डेथ के 15 साल के बाद ये विल को लाया गया है, इस और जिसके लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है। जो दूसरा ग्राउंड होता है जिस पे चैलेंज होता है, कि जो अटेस्टेटर्स हैं वो टेस्टेटर को नहीं जानते। जो अटेस्टिंग विटनेस हैं इसमें विल के, वो टेस्टेटर को नहीं जानते थे, और वो सारा दम्बल के जानकार हैं। ट्रायल कोर्ट इस पिटीशन को डिसमिस करता है, जो लेटर ऑफ एडमिशन का पिटीशन है उसको डिसमिस करता है, और जो ग्राउंड देता है वो ये होता है कि पहला तो विल अनरजिस्टर्ड है। दूसरा, दामोदरन खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर था, तो अपने लाइफ टाइम में जो विल बनने के बाद, उसके फादर के डेथ के बाद 10 साल का पीरियड था, वो उसने कोशिश नहीं करी लेटर ऑफ एडमिशन के लिए अप्रोवेट कराने का। और इसके बाद उसकी वाइफ आती है लेटर ऑफ एडमिशन के लिए। दूसरी बात जो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट उसने बोला कि भाई, जब दामोदरन और उसकी वाइफ के बीच में जो यहाँ पिटिशनर थे विल को लेकर,
उनके बीच में डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा था। इसके अलावा कि जो सारा जो श्रीनिवासन थे, जो टेस्टेटर थे, वशीयनकर्ता थे, उनके पैरालिसिस की वजह से उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और उनका माइंड डिस्पोजिंग माइंड, साउंड डिस्पोजिंग माइंड नहीं था। उसके बाद जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, उन्होंने अपने विटनेस में ये कहा कि पैरालिटिक अटैक की वजह से वो इस कंडीशन में नहीं थे कि किसी को कोर्ट जाकर उस विल को रजिस्टर करा सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुआ कि विल जेन्युइनली एग्जीक्यूटेड नहीं है या विल जेन्युइन नहीं है, और ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट को। लेकिन इसी ट्रायल कोर्ट के सिंगल जज, जो मद्रास हाई कोर्ट के ही सिंगल जज थे और ट्रायल जज थे, उन्होंने डिसमिस किया। लेकिन डिवीज़न बेंच मद्रास हाई कोर्ट का इस पूरे केस को कंसिडर किया अपील में और उसको अलाउ कर दिया, लेटर ऑफ एडमिशन के पिटीशन को अलाउ कर दिया और सिंगल जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। डिवीज़न बेंच ने अपने ऑर्डर में या अपने जजमेंट में जो चीज़ दिया, जो डिवीज़न बेंच का ओपिनियन था कि भाई विल के केस में बेसिकली ये देखा जाता है कि 68 एविडेंस एक्ट के तहत जो प्रोविज़न है लॉ का, उसमें विल को प्रूव किया गया है या नहीं उस एक्ट के अनुसार, उस प्रोविज़न के अनुसार। और एक अटेस्टिंग विटनेस जो ज़रूरी है वो आया कोर्ट में और उसने डिपोज कर दिया। उसके बाद एक और भी चीज़ डिवीज़न बेंच ने देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट माना कि जो विल पे साइन थे टेस्टेटर के, वसीयतकर्ता के, उसके और उसके कुछ और डॉक्यूमेंट जो ऑन रिकॉर्ड थे, चाहे वो बिल्डिंग सैंक्शन प्लान था या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था, तो इन सब चीज़ पे जो सिग्नेचर थे उनको वेरीफाई किया और माना कि ये दोनों सिग्नेचर सही हैं। और डिवीज़न बेंच ने कहा कि डिवोर्स प्रोसीडिंग पिटिशनर का, सारा दंबल का और उसके हस्बैंड दामोदरन का था, उससे इस केस का कोई लेना देना नहीं है। और अल्टीमेटली सिंगल जज के ऑर्डर को सेटिसाइड किया और पिटीशन को अलाउ कर दिया। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर 2021 को फाइनली जो डिवीज़न बेंच के ऑर्डर थे मद्रास हाई कोर्ट के, उसको सेटिसाइड किया। लेकिन मेरा जो यहाँ पे ये कहना है कि जो ये पिटीशन होते हैं, चाहे वो प्रोबेट पिटीशन है या इस तरह के पिटीशन है, ये बहुत लंबा समय लग जाता है। ट्रायल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक 1994 से लेकर 2021 तक 27 साल लग गए इसको फाइनलिटी में आने में, और 2 जनरेशन्स लग जाते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल है। इतना लंबा पीरियड इस तरह के मुकदमे के लिए लगना, ये बहुत ही पेनफुल है। और इस इतने लंबे समय के लिटिगेशन के बाद जो एक्चुअल बेनिफिट है या एक्चुअल फ़ायदा होता है जस्टिस को टाइमली डिलीवर करने का, वो लॉस्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का है सिविल अपील नंबर 4270 ऑफ 2010, और केस का नाम है मूर्ति एंड अदर्स वर्सेस सी सारा दंबल एंड अदर्स। और इस जजमेंट को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इस जजमेंट को लिखा है जस्टिस नागारत्ना ने। जस्टिस नागारत्ना का अभी हाल में ही आपने सबने देखा कि काफ़ी न्यूज़ में थी, चूँकि वो इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस होने वाली हैं। और ये भी बता दूं कि ये जस्टिस नागारत्ना हैं, वो एक हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे ES वेंकटरमैया, उनकी बेटी हैं। और शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फीमेल चीफ CJI ऑफ इंडिया। जस्टिस नागारत्ना ने अपने जजमेंट में जो सबसे पहला जजमेंट कोट किया, वो जिस पे रेफर किया और रिलाई किया, वो था वेंकटाचला अयंगर वर्सेस थिमाजम्मा। और ये 1959 की जजमेंट है। इसका साइटेशन है AIRs 1959 सुप्रीम कोर्ट 443। और ये कहें तो पहला माइलस्टोन जजमेंट है विल से रिलेटेड। और इस वेंकटाचल अयंगर वाले जजमेंट को लिखा था जस्टिस गजेंद्र गडकर ने, और वो बहुत ही ब्रिलियंट जज थे। और ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है, जिन्होंने इम्फेसाइज किया इस बात पे कि विल के केस में उसका ड्यू एग्जीक्यूशन जैसा कि प्रिस्क्राइब है सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट में, वो होना चाहिए। दूसरा कि जो टेस्टेटर है या वसीयत करता है, वो साउंड एंड डिस्पोजिंग माइंड में होना चाहिए, जिससे कि वो समझ सके कि वो विल में
कि जो विल में क्या लिख रहा है और किस तरीके से अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहता है अपने डेथ के बाद। तो इन सब चीज़ों को बहुत बढ़िया डील किया हुआ है, और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं तो ये प्रोपाउंडर ऑफ विल की जिम्मेवारी है, या उस पर ये होने से जो विल लेकर आता है कि वो उस सर्कमस्टांसेस को डिस्पेल करे और उसको उसमें जो जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको ख़त्म करे पॉजिटिव एविडेंस के द्वारा। एक और जजमेंट का जिक्र किया यहाँ पे जस्टिस नागरत्न ने, और बहुत इम्फेसाइज करके उस पर रिलाई किया, वो है जी जसवंत कौर वर्सेस अमृत कौर का जजमेंट, जो 1977 वंस SCC 369 है। इस जजमेंट में एक जो चीज़ कही गई है कि नॉर्मल केस में अगर विल को चैलेंज कर देता है कोई, तो वो मुकदमा वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नहीं रह जाता, वादी और प्रतिवादी का नहीं रह जाता, बल्कि वो बन जाता है कि जिसमें कोर्ट का कंसाइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और हर एक तरीके से ये जिम्मेवारी हो जाती है विल के प्रोपाउंडर की कि ये कोर्ट की कंसाइंस को सेटिस्फाई करे कि वो विल जेन्युइन है और एज पर लॉ एग्जीक्यूट किया गया है, और उसमें जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज हैं उसको डिस्पेल करे। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो वहाँ इन्होंने इम्फेसाइज किया कि जो विल होता है, विल को जो प्रोबेट किया दिया जाता है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है, वो जजमेंट इन रेम होता है। तो यहाँ इस केस में कोर्ट के अपने कॉन्साइंस को इसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस दूसरा कि एक जो विटनेस है उसमें एनिमस अटेस्टेंडी होना चाहिए, कि वो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ को अटेस्ट कर रहा है, किस चीज़ में विटनेस दे रहा है। तो इन दोनों पॉइंट पे बहुत इम्फेसाइज किया। और इस प्रेजेंट केस में ये डिस्प्यूट नहीं है कि जो टेस्टेटर था, वसीयत करता था, वो पैरालिटिक पेशेंट था और अपने डेथ से 10 महीने पहले से वो बेड पे था। उसको उसकी जो शारीरिक और मानसिक हालत थी वो बहुत बेहतर नहीं थी, और तभी और विल को एग्जीक्यूट करने के ठीक 15 विल जो है वो उसके डेथ से जस्ट 15 दिन पहले का है, और विल पे कोई डेट भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी एक डाउटफुल क्रिएट करता है कि क्या वो विल एग्जिस्ट करता था, या विल उसके लाइफ टाइम का है या उसके बाद का है। दूसरी बात जो डाउटफुल चीज़ें थी वो ये थी कि उसकी साउंड और डिस्पोजिंग माइंड, और इसको काफ़ी डिटेल में कोर्ट ने यहाँ डील किया कि साउंड डिस्पोजिंग माइंड का मतलब क्या होता है और उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। क्योंकि इस केस में किसी डॉक्टर का कोई एविडेंस भी ऑन रिकॉर्ड नहीं था जो ये दिखाए कि वो जो टेस्टेटर वशयत करता था वो अपने इस कंडीशन में था कि विल को समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद एक चीज़ और भी थी कि कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं था इस केस में, जिसको जस्टिस नागरत्न ने बहुत माइन्यूटली कंसिडर किया कि टेस्टेटर ने किसी को इंस्ट्रक्ट किया हो कि वो जाकर वो उसके लिए विल तैयार करे। ना तो किसी स्क्रिप्ट का कोई विटनेस है, ना कोई एडवोकेट का विटनेस है, और जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट था। उसमें उस हैंड राइटिंग और सिग्नेचर में काफ़ी डिफरेंस था। उन्होंने अपने टैली किया और उन्होंने पाया कि ये दोनों सिग्नेचर और हैंड रिटेन विल है वो एक ही हैंड राइटिंग में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दो जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड थे, जैसे उसके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और विल पे जो सिग्नेचर था, उसको टैली किया और पाया कि वो सिमिलर नहीं है। जबकि डिवीज़न बेंच ऑफ जो मद्रास हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जब टैली किया था तो उसने पाया था कि वो सिमिलर हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वेरिएशन देखा। और दूसरी बात ये है कि प्रोपाउंडर ने जो विल लेकर आई थी उन्होंने कहीं ये नहीं दिखाया कि वो 15 साल तक विल क्यों नहीं किसी के नॉलेज में आया और उसको लेकर क्यों नहीं कोर्ट आकर वो उन्होंने पिटीशन डाला लेटर ऑफ एडमिशन के लिए। और ये जब सूट फॉर पार्टीशन फाइल हुआ उसके बाद ही उन्होंने ये डाला। एक और चीज़ को जो कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली लिया कि बिल बनाने के जस्ट 15 दिन के बाद ही उनकी डेथ होती है। तो ये सारे टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस थे, उनको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था कोर्ट की कॉन्साइंस को कि वो कोर्ट इसको प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट करें। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए जो
प्रोबेट ग्रांट, जो लेटर ऑफ एडमिशन ग्रांट कर दिया था डिवीज़न बेंच ने, उसको सेटिसाइड किया, और जो ट्रायल जज, सिंगल जज थे मद्रास हाई कोर्ट का, जिन्होंने वो डिसमिस किया था, उसके ऑर्डर को एफर्म किया। इस जजमेंट के ज़रिए, इस जजमेंट को पढ़ के जो मुझे लगा कि जो डॉक्टर की विटनेस हुए, जहाँ भी थोड़ा भी सस्पिशियस लगे या डेथ और एग्जीक्यूशन के बीच, विल एग्जीक्यूशन के बीच टाइम कम हो, तो डॉक्टर्स का एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने के लिए कि जो वसीयत करता है वो साउंड और डिस्पोजिंग माइंड में। दूसरा, जो मैंने पहले आपसे ये कहा कि जो पहला क्वेश्चन था कि कब तक कब जाना चाहिए विल को प्रोवेट कराने या विल का लेटर ऑफ एडमिशन लेने, तो ये चीज़ इसमें बढ़िया डील किया गया है कि भाई आप जितने जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि जितना वक्त गुजरेगा वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में आ जाएगा। तो इन दोनों पहलू पे जो बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे, उनको मैंने जवाब देने के लिए जजमेंट का सहारा लिया, और ये मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे रिसेंट एक बहुत बढ़िया जजमेंट मिल गया, जो पढ़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और ये देखने का मौका मिला कि जस्टिस नागरत्न ने बहुत अच्छी तरीके से ये जजमेंट लिखा है। बहुत सारे जो इस्टेब्लिश्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ हैं उनका सहारा लेकर उन्होंने इसको डिसाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। होप पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और जो भी विल से रिलेटेड मुद्दा है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ वो एक आम आदमी के लिए बनाता हूँ जो हमारे वीडियो देखते हैं और उनके पास अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से जुड़े हुए बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसका वो जिक्र करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपने मुद्दे को। धन्यवाद।